गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंतर्गत हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्यों के अंदर प्रारंभ किया गया। कल पढ़ाते समय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्रारंभ की डेट मार्च 2019 में गलती से बोल गया था। उसके स्थान पर इस त्रुटि को सुधार करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत मार्च 2009 में हुई थी। अतः आप इसका प्रारंभ 2019 के स्थान पर मार्च 2009 को माने। इसी के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को हमने विभिन्न बिंदुओं के अंदर विस्तार से समझा था और इसका कुछ कंटेंट बाकी रह गया। उसको आज की इस क्लास के अंतर्गत हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं आपके रिकॉलिंग के लिए पीछे की तरफ जाऊंगा कि कल हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भारत सरकार एवं राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा अभियान के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें सुधार के तहत विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार की गई और उनको हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत पहला हमने पढ़ा था माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। नंबर 2 विज्ञान गणित एवं अंग्रेजी की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। तीसरा हमने पढ़ा था लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चौथा हमने पढ़ा था सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति। पांचवा हमने पढ़ा था ड्रॉप्ड आउट समस्या का समाधान। छठा पढ़ा था अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करना भी इस अभियान का प्रमुख कार्य था। सातवां हमने पढ़ा था विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण और आठवां पढ़ा था माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना करना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। नौवां हमने पढ़ा था कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि तकनीकी के क्षेत्र में कंप्यूटर की शिक्षा का सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के अंदर अलग से कंप्यूटर कक्ष की स्थापना की जाए और समुचित कंप्यूटर की व्यवस्था करके बालक एवं बालिकाओं को लाभान्वित किया जाए। यहाँ तक का कंटेंट हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था और इसका कुछ कंटेंट बाकी रह गया, उसको हम आज की इस क्लास के अंतर्गत पूरा करेंगे। इसका अगला जो कंटेंट हम लेंगे वह है शिल्प कला एवं कला कक्षों का निर्माण। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का ये भी प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि हम जानते हैं कला ही जीवन है, आर्ट इज लाइफ। व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। तो कला के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक विद्यालयों के अंदर बालकों को कला की समुचित शिक्षा मिले, इसके लिए वैसे तो प्राथमिक क्षेत्र से ही बालकों को कला की शिक्षा के अंतर्गत उसको आगे बढ़ाया जाता है और विभिन्न ड्राइंग्स पेंटिंग्स उसको सिखाई जाती है, हस्तकला सिखाई जाती है। इस तथ्य को माध्यमिक स्तर पर भी स्वीकार किया गया तथा यह ध्यान रखा गया कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक कला कक्ष भी होना चाहिए, जिसमें विविध प्रकार की विभिन्नताएं और विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित हस्तकला एवं शिल्प कला की गतिविधियों को बालक एवं बालिकाएं अपना सके और अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सके। उसके बाद अगला हमारा बिंदु है सांस्कृतिक कक्षों का निर्माण। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का विशेष ध्यान रखा गया। इसी संदर्भ में प्रत्येक विद्यालय में सांस्कृतिक कक्ष के निर्माण की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की गई। इस प्रकार का कक्ष हॉल की तरह होगा,
जिसमें मंच की व्यवस्था होगी। इस कक्ष में शनिवार एवं अन्य सांस्कृतिक अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न की जाएगी, जिससे छात्रों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा तथा समुदाय की सांस्कृतिक अपेक्षाओं की पूर्ति भी विद्यालयों के द्वारा की जा सकेगी। इनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के अंदर सांस्कृतिक कक्षों के निर्माण पर भी बल दिया गया। अगला बिंदु हम लेंगे शौचालयों का निर्माण। विद्यालय स्वच्छता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की गई, जिससे छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक हो और इन टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था के द्वारा विद्यालय का वातावरण सही रहे, यानी कि किसी प्रकार की गंदगी विद्यालय के आसपास नहीं रहे। इसको ध्यान में रखते हुए टॉयलेट्स की व्यवस्था और टॉयलेट्स भी अच्छी गुणवत्ता से युक्त सुविधाओं को लिए हुए बनाने की व्यवस्था इस अभियान के अंतर्गत की गई, ताकि विद्यालय के अंदर जो स्वच्छता का वातावरण है वो अच्छी तरह से रह सके। अगला बिंदु हम लेंगे पीने की पानी की सुविधा। हम जानते हैं कि विद्यालय के अंदर बालक दिन भर रहता है, तो निश्चित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति विद्यालय के अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालयों में आज भी शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, और विशेष रूप से पिछड़े जो क्षेत्र हैं, आदिवासी जो क्षेत्र हैं, ऐसे विद्यालयों में या तो हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है, और यदि है तो वहाँ पर शुद्ध पेयजल नहीं है, कहीं पेयजल खारा है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ होती है, और हम जानते हैं कि मानव शरीर के लिए जल का बहुत ही महत्व होता है। यदि बालक एवं बालिकाओं को शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से बालकों के अंदर कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंका रहेगी। इसलिए इस अभियान के तहत विद्यालयों के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, और यदि ऐसे क्षेत्र जहां पर शुद्ध पेयजल नहीं है तो पेयजल के नमूने लेकर के शुद्ध पेयजल के लिए आरओ वाटर आदि की व्यवस्था करना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था, और विद्यालयों के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। उसके साथ ही साथ अगला बिंदु था सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। इतने तमाम बिंदुओं के ऊपर जिनके ऊपर हमने पूर्व में अध्ययन किया, ये शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित था, और अधिकांश बिंदु भौतिक व्यवस्था से संबंधित थे। लेकिन हम जानते हैं कि विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सुव्यवस्थित करने में भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों में शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निश्चित रूप से इस अभियान के तहत शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। अब आपके जहन के अंदर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि टीचर तो पहले से ही टीचर की ट्रेनिंग लेकर के विद्यालयों के अंदर नियुक्त होता है, तो उनको इस प्रकार के प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा एक परिवर्तनशील विषय है। समय के साथ साथ इसके अंदर कई प्रकार की बदलाव आता है, शिक्षा की विधियों के अंदर भी परिवर्तन आता है। तो आज के शिक्षक को पूर्ण रूप से शैक्षिक बदलावों से अपडेट रखने के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, और इसके अंतर्गत सेवारत प्रशिक्षण के अंदर शिक्षकों को मुख्य रूप से 2 प्रकार के लाभ हो सकते हैं। प्रथम, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी उन सभी तथ्यों का ज्ञान उपलब्ध होता है जो कि आधुनिक शैक्षिक अनुसंधानों के निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि शिक्षा के अंदर जो नए रिसर्च हो रहे हैं, उन रिसर्च के अनुसंधान के जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, इन सेमिनार्स के अंतर्गत, इन सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत ऐसे नवीन निष्कर्षों के द्वारा जो शोध प्राप्त होता है, उसको शिक्षा के अंदर अप्लाइड करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को इस ज्ञान से अवगत कराया जाता है, ताकि वे बालकों को इस प्रकार का ज्ञान दे सके। दूसरा लाभ सेवारत प्रशिक्षण से ये होता है कि जो ये जो शिविर होते हैं विशेष रूप से ग्रीष्मावकाश के अंदर होते हैं, जब विद्यालय के अंदर छुट्टियां होती है, तो ऐसे समय में शिक्षकों के ज्ञान में उन्नयन के लिए सेवारत प्रशिक्षण होता है, और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एक समूह के रूप में आपस में मिलते हैं, और जब इस प्रकार का समूह
शैक्षिक समूह वहाँ इकट्ठा होगा तो निश्चित रूप से विद्यालयों की समस्या के बारे में आपस में विचार विमर्श होगा। तो निश्चित रूप से इससे विद्यालय की समस्याओं को दूर करने में एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से भी विद्यालय की कई समस्याएं दूर होती है। तो इस प्रकार का सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस अभियान के अंतर्गत की गई। अगला बिंदु है विद्यालय की मरम्मत संबंधी कार्य। बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जिनकी स्थापना के साथ उचित रख रखाव के अभाव में कई प्रकार की मरम्मत से संबंधित कार्य होते हैं। तो और मरम्मत के अभाव में यदि भवन बना हुआ भी है लेकिन मरम्मत में के अभाव में वो विद्यालय के काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे चीज़ों को दुरुस्त करने का कार्य भी इस अभियान के अंतर्गत किया गया और विद्यालय को पूर्ण रूप से मरम्मत करने का कार्य भी इस अभियान के रूप में लिया गया। अगला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 15 से 16 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन करने की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ बालक एवं बालिका में 15 से 16 वर्ष में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की शिक्षा प्राप्त कर सके, इस प्रकार की यूनिवर्सल एजुकेशन की व्यवस्था भी इस अभियान के अंतर्गत की गई। इसका अगला और अंतिम बिंदु है शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। शैक्षिक वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके लिए अभियान में विद्यालय प्रबंधकों एवं विद्यालय प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। विद्यालय प्रांगण का स्वरूप इस प्रकार का हो जिसमें प्रवेश करते ही शिक्षा की सुगंध आने लगे तथा मानसिक शांति का अनुभव होने लगे। इसके लिए स्व अनुशासन एवं कर्तव्यपरायणता की भावना विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षक एवं छात्रों में विकसित हो सके, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण होगा, वातावरण का एजुकेशन के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से उस विद्यालय के अंदर अध्ययन करने वाले बालक बालिका एवं स्टाफ का मन भी सही रूप से नहीं लगेगा शैक्षिक कार्यों के अंदर। इसलिए इस अभियान के अंदर ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए, यानी कि बगीचे की व्यवस्था हो, सुंदर हो, रंग रोगन हो, इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से विद्यालय सुंदर लगेगा। तो वहाँ पर अध्ययन करने वाले बालक एवं बालिकाओं का भी शिक्षा के अंदर पूरा मन लगेगा। इस रूप में इस अभियान के द्वारा विद्यालय के शैक्षिक निर्माण पर भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया और इसके ऊपर परीक्षा के अंदर अधिकांश प्रश्न भी पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। या एक टिप्पणी प्रश्न भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में टिप्पणी करके लिखिए। इस प्रकार से 2-4 बिंदु होते हैं। उसमें एक बिंदु ये भी डाल सकते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार से यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।